हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी तक हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन, आईपीसीएम और प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ी थी। अब हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम 11th क्लास में पढ़ा था क्या क्या होती है किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम एल्कोहल और फिनॉल के केवल बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जो एल्कोहल फिनॉल होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, हैलोजेंस की कंपेरेटिवली अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तो वान डेर वाल्स फोर्सेस पाया जाता है, इसके अलावा एक फोर्स और होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों फोर्स के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब एल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसका वान डेर वाल्स फोर्सेज। वान डेर वाल्स फोर्सेज आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, वान डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब 11th क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक, तो वान डेर वाल्स फोर्सेज, तो डाइपोल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एस्टर चेन। अब क्या होता है कि किसी भी एल्कोहल फिनॉल में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं, किसी एक एस्टर चेन में, जैसे ये रहा, तो एक मॉलिक्यूल है एल्कोहल के, उन मॉलिक्यूल में ये 4 कार्बन के एस्टर चेन, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ऐसे इनके बीच में। जितना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इन मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, आप देखो इसका सरफेस एरिया इतना है, तो इनका अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनका वान डेर वाल्स फोर्स के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्कोहल फिनॉल का, कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड ईथर्स। ओके, ओके, जैसे हम बात करें, ये एल्कोहल है, ये अब इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे चेन में ऑर्गेनिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। अब इस नंबर ऑफ कार्बन का सरफेस एरिया इतना ही है, नंबर ऑफ कार्बन 4 में सरफेस एरिया और ज़्यादा हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो सरफेस एरिया और ज़्यादा हो जाएगा। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उनके बीच में वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ओके, इसी कारण देखिए एथेनॉल की तुलना में प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और प्रोपेनॉल की तुलना में ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बट हम बात करें, अगर किसी एल्कोहल में अगर ब्रांचेज इंक्रीज होती है, बट द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ
ब्रांचिंग इन चेन। अब इसका कारण क्या होता है कि अब हम बात करें कि वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स कब ज़्यादा होता है, जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जब ब्रांचिंग हो जाती है, हम बात करें तो हमारे पास ये ब्यूटेन है, ब्यूटेनॉल है, ओके। एक हमारे पास ये है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल, और एक अपने पास ये है ट्राइब्यूटिल एल्कोहल। अब तक किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। इसी कारण इसके बीच वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब इसका सरफेस एरिया देखो कम हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स ही कम हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया और भी कम हो गया। तो ब्रांचिंग बढ़ने पर इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने के कारण इनके वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाता है, जिस कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट को पहला इफेक्ट कौन सा है? फैक्टरिंग इफेक्ट वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। इसके बाद इसका एग्जांपल भी देखो, ये दे रखा, ये रहा, ये मैंने बता दिया। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगला फैक्ट में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर। यह हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम के बीच में या सेम मॉलिक्यूल के एटम के बीच में होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर, एक इंटर होता है, एक इंट्रामोलिकुलर। ये क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच होता है। जैसे हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसकी बात करें, अब मॉलिक्यूल तो एक ही है, नाम इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इस मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एल्कोहल्स में क्या होता है? एल्कोहल में बता दिया कि देखो ये रहा 2 मॉलिक्यूल के बीच एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये भी एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है इंटरमोलिक्यूलर, जिसके कारण इनका बॉइलिंग और पॉइंट ज़्यादा होता है, जिस कारण इनका फिनॉल के में भी ये देखो ये रहा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ओके। तो कौन कौन से फैक्टर जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्टिव करते हैं? वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। फिर देखो एक एग्जांपल दे रखा मैंने, एक अपने पास एथेनॉल है, एक ईथर है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है। अब एल्कोहल है, एल्कोहल का देखो मॉलिक्यूलर मास 46 है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना? 46 है। इस ईथर का डाइमेथिल ईथर, इसका कितना है? 46, और इसका 44, सेम सा मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है? 351, इसका 298 और इसका 231 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों हुआ? इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज, ओके। ये था फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। सोल्युबिलिटी में मैंने 11th क्लास में बात की थी कि जब भी सोल्युबिलिटी की बात आए तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करना है। अब एल्कोहल्स में आपको पता है कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? वाटर के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है ना।
ये कौन सा मॉलिक्यूल है? एल्कोहल, आर, ओके, एल्कोहल। और ये वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में देखो इसका H और इसका ऑक्सीजन, देखो एल्कोहल का H और इसका ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में देखो ये डैश डैश वाला दर्शा रखा है। कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। H बॉन्ड के कारण जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसी प्रकार फिनॉल भी देखो, ये फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये भी फिनॉल मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ H बॉन्ड बना रखा है, तो इसलिए ये भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक रीज़न है कि जैसे जैसे एल्कोहल में R की साइज़ इंक्रीज होती जाती है, यानी एक तो ये अपने पास CH3OH, दूसरा अपने पास C2H5OH, तीसरा है C3H7OH, ठीक। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज़ बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसका रीज़न क्यों? इसका रीज़न ये है कि एल्किल ग्रुप होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एरिल ग्रुप की बात करें, फिनॉल में भी है कि इसकी अगर साइज़ बढ़ती जाती है, एरिल रिंग की नंबर बढ़ता जाता है, या फिर इनके ऊपर एल्किल ग्रुप की नंबर बढ़ते जाते हैं, तो भी इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसका रीजन भी दे रखा, देखिए ये रहा, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज large hydrocarbon part, branch chain alcohols are more soluble than straight chain। ये क्या करें? ब्रांच चेन एल्कोहल होते हैं मोर सोल्यूबल देन नॉन ब्रांच चेन एल्कोहल्स, ओके। तो ये सब इनकी सोल्युबिलिटी के फैक्टर से ये पढ़ लेना। ये था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल और फिनॉल की। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं। फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन अच्छी तरह लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शन देता है? तो फिनॉल आपकी तो चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है। पहले इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर ये भी इस रिएक्शन दो ही दे रखे आपके, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। फिर इसमें सल्फोनेशन भी आता है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आती है। सब नहीं दे रखी आपकी, दो ही दे रखी है, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, ओके। फिर सेकंड रिएक्शन है कोल्बी रिएक्शन दे रखी है। थर्ड है राइमर टीमान रिएक्शन दे रखी है। फोर्थ रिएक्शन विद जिंक डस्ट, और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन। ये 5 टाइप्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे फिनॉल की। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बात करते हैं फिनॉल की। तो देखिए फिनॉल में एक OH ग्रुप होता है, और ये OH ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच रहता है। OH ग्रुप है बेंजीन के साथ अटैच रहता है, ओके। और इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रहा। तो एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। ओके, अब ये लोन पेयर क्या है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में। तो कंजुगेशन होने का नियम रेजोनेंस होता है। तो होगा क्या कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पर आ जाएगा। इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने क्लियर पढ़ी थी। और अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया और बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया लोन पेयर, और इस कार्बन का जो बॉन्ड पेयर था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। अब फिर ये यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड था फिर इस कार्बन पर आ गया, तो एक ऐसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, इसके बाद में नेगेटिव चार्ज आता है पॉजिटिव में, नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब ये लोन पेयर यहाँ आ गया और ये बॉन्ड पेयर यहाँ आ गया, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनती है, वो ये होती है। ठीक है, तो अब इनमें ये आप ये देख रहे हो कि इसकी ऑर्थो, ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यहाँ पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, मैंने 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, ये खुद तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है और वहाँ अटैक करती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करती है। ठीक है, तो अब इन पोजीशन पर क्या अटैक जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और वहाँ अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, रिच सेंटर पर अटैक करता है। तो यहाँ ये अटैच हो जाता है। अटैच ऐसे नहीं होता। अब होता क्या है कि फिनॉल है, अब सब्स्टिट्यूट, ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, कि बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो बेंजीन होती है इसमें हाइड्रोजन्स होते हैं यहाँ पर और सभी कार्बन्स है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और एरोमेटिक रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या आ गया, रेजोनेंस के कारण इन सब पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, बढ़ गई, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसको, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, और खुद यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार जब हम फिनॉल की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल
यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है यहाँ और एक पैरा पोजीशन पर। इस प्रकार जो फिनॉल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो हमें रीड करेंगे, तो मैंने बता दिया। इसमें फर्स्ट है अपनी नाइट्रेशन, ठीक है। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नाइट्रेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। देख, पहला है डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में किया जाए। जब नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है या रूम टेम्परेचर होता है थोड़ा सा ज़्यादा, रूम टेम्परेचर ही होता है, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके। रूम टेम्परेचर ही होता है। इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो देखिए तो क्या होगा, देखिए जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, तो केवल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। इन ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा। क्यों, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्यों इनको हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी मैंने बताया कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसके ऑक्सीजन और फिनॉल के हाइड्रोजन के बीच में एक इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिस कारण ये मॉलिक्यूल दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से सेपरेट रहते हैं। इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। ये मान लो कि एक तरह से वोलेटाइल स्टेट में पाए जाते हैं, वोलेटाइल स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड भी कहते हैं। स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। ये दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं। दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेपरेट है पहले से, इसलिए स्टीम यानी वोलेटाइल स्टेट में पाए जाते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ओके। तो देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, क्यों, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल में देखो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में दो, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल और ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल, दोनों के H बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं है, ठीक है, सेपरेट नहीं जुड़े रहते हैं, इसलिए ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होते। तो पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल इज नॉट नॉन स्टीम वोलेटाइल होते, इसी कारण इन दोनों को हम स्टीम वोलेटाइल मेथड द्वारा स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, ओके। आगे देखिए, तो देयरफॉर द पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय
स्टीम डिस्टिलेशन मेथड्स। ये तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। लेकिन जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लें, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लें, तब ये नाइट्रोजो ग्रुप होता है वो ये तीनों पोजीशन पर जुड़ जाता है, ऑर्थो पैरा और मेटा, सॉरी ऑर्थो, दो तो ऑर्थो पोजीशन होते हैं, एक पैरा पोजीशन, तीनों पर अटैच हो जाता है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है हमें जब हम इसकी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें ये प्राप्त होता है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। पिक्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं कई बार। ओके, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अब पिक्रिक एसिड क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड में COOH ग्रुप नहीं है, COOH ग्रुप नहीं है, एक एसिड ग्रुप नहीं है, तो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों, क्योंकि ये इसका रीज़न बता देता हूँ मैं, क्योंकि वैसे आपकी बुक में नहीं दे रखा, फिर भी बता देते हैं। ये फिनॉल है और यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ पर नाइट्रो है और यहाँ पर नाइट्रो है। ये नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाती है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगी, जिसके कारण ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाएगी, रिबॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा। और जितने ज़्यादा पोलर होगा ये हाइड्रोजन उतनी ईजिली, जो प्रोटॉन है उतनी ईजिली रिमूव हो जाएगा, जितना ईजिली रिमूव होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि जो पिक्रिक एसिड होता है वो COOH ग्रुप ना होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसके बाद हम नाइट्रेशन होगी, फिर है हेलोजिनेशन। अगली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन भी दो प्रकार की होती है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं तो इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन जब हम फिनॉल की रिएक्शन, ये केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं और ब्रोमीन से करवाते तो इस टाइम जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, क्लोरोफॉर्म हो, ये सब नॉन पोलर या बहुत ही कम पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अगर इनकी प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन फिनॉल से करवाएं, इनकी प्रेजेंस में हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएं तो केवल ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल ही बनता है, केवल ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। या तो ऑर्थो ब्रोमो बनेगा या फिर दोनों ही बनते हैं, लेकिन एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है, ये बनेगा। ओके, ये बनते हैं जब सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर हो या बहुत ही कम पोलर सॉल्वेंट हो, तब ब्रोमीन की रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों डिफरेंस। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो केवल ऑर्थो या पैरा तो ही ब्रोमीन जुड़ता है, ठीक है, और ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किसी पोलर सॉल्वेंट जैसे H2 के साथ करवाते हैं तो ये ब्रोमीन है वो ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन को ब्लॉक कर देता है। यहाँ भी Br जुड़ता है, यहाँ भी Br आ जाता है और यहाँ भी Br आ जाता है, यानी क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। देखो केवल पोलर सॉल्वेंट को चेंज करते ही। तो इस प्रकार हेलोजिनेशन में दो कंडीशन होती है। अगर पोलर सॉल्वेंट लो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो केवल एक ही पोजीशन रहता है
ऑर्थो या पैरा, ठीक है। तो मोनो सब्सटीट्यूट प्राप्त होता है, इसमें ट्राई सब्सटीट्यूट, तीनों पोजीशन हो गई, फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये था। इसके बाद में ये तो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन पढ़ लिया। इसके बाद है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हम फिनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक। अब कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ करवाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ करवाई जाती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दे, एसिड को हटा दे एक बार। तो इसके साथ करवाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ये बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। इसमें ऑर्थो पोजीशन पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। इसी कारण ये इसको शो कर रखा है इसके, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड से। तो क्या सोडियम फिनॉक्साइड के स्थान पर सोडियम यहाँ रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, और ये बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन फिर हम एसिड से करवाते हैं तो ये बनता है ठीक, ओके। यहाँ हाइड्रोजन है, ये बनता है जिसको हम अब इसमें कि आपने नोमेनक्लेचर की बात करते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज़्यादा मिलती है। इसको 1 पोजीशन कहेंगे, इसको 2 पोजीशन, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका एक नाम और है, वो है सैलिसिलिक एसिड। वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, ओके। तो इसका जब इससे रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर ये बनता है, ठीक है। मैंने इसके दोनों रिएक्शन एक साथ करा कर कंबाइंड प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक। इसका नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों कराई। तो होता क्या है कि जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, सोडियम फिनॉक्साइड वो फिनॉल की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है, फिनॉल की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। ये दे रखा है इसमें, देखिए। अब जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं रिएक्ट विद सोडियम है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, फिनॉल की तुलना में ये मोर रिएक्टिव होता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसीलिए पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया जाता है, फिर इसकी रिएक्शन CO2 और S से कराकर सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखिए। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन कौन से लेते हैं? फिनॉल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एसिड ली। इन तीनों की रिएक्शन की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसे हम कोल्बे रिएक्शन कहते हैं, ओके। जितने भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन रिएक्शन ध्यान रखना है, इनमें रिएक्टेंट कौन है, रिजेंट कौन कौन से ले रखे और प्रोडक्ट क्या बना, बस इतनी बातें याद ध्यान रखनी, लिख लेके याद कर लेना, कैसे भी करो चार्ट बना के याद कर लेना है नेम रिएक्शन को, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। इसके बाद कोल्बे रिएक्शन के बाद है कोल्बे रिएक्शन के बाद है
राइमर-टिमान रिएक्शन, राइमर-टिमान रिएक्शन। इस रिएक्शन में उसमें तो सैलिसिलिक एसिड बना, इधर में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसकी रिएक्शन जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और प्लस इसमें क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड हर रिएक्शन आप देखो सोडियम फिनॉक्साइड बना, क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है देन फिनॉल। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा CHCl2। ओके, अब फिर इसकी दोबारा रिएक्शन करवाते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बनेगा CHO ग्रुप। ठीक, अब फिनॉक्साइड को वापस फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी एसिड से रिएक्शन करा देते हैं और ठीक, जिसको 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं या फिर सैलिसिलिक, इसका नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक। देखिए ये रहा इंटरमीडिएट, इसकी रिएक्शन कराई तो इसको 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दो या फिर इसका नेम है सैलिसिलिक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन और राइमर-टिमान रिएक्शन। ओके, फिर सबसे इजी रिएक्शन इस साल शायद इस साल एग्जाम आई थी, है ना, फिनॉल से बेंजीन बनाना था, फिनॉल से बेंजीन को प्रिपेयर करना था। तो फिनॉल को बेंजीन से प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से करवा दें तो फिनॉल से बेंजीन बन जाती है और जिंक ऑक्साइड बनता है। इसी साल एग्जाम आई थी कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सबसे इजी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन आप जिंक से करवा दो और फिर ये बन जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड से करवाई जाती है। क्रोमिक एसिड क्या होता है, पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमिक एसिड क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, वैसे Na2Cr2O7 ये सोडियम डाइक्रोमेट। इसको जब हम H2SO4 में डिजोल्व कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम जब क्रोमिक सॉल्यूशन से करवाई जाती है, क्रोमिक सॉल्यूशन से करते हैं तो ये देखो ये ले रखा ना, तो क्या बनता है, बेंजेक्यूनोन बनता है। बेंजेक्यूनोन यानी एक डाइकीटोन बनता है। डाइकीटोन देखो यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप रहा और यहाँ कीटोनिक ग्रुप रहा, तो एक बेंजीन डाइकीटोन बनता है जिसे हम बेंजेक्यूनोन कहते हैं। इस प्रकार हम फिनॉल से हम बेंजेक्यूनोन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फिनॉल। बाकी हम फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। ओके, इसकी नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहना।